एक अनाथ लड़का अभिनव, जिसकी औकात एक झोपड़ा खरीदने की नहीं थी, क्यों उसके सामने शहर का सबसे बड़ा डॉन दिग्पाल भाई हाथ जोड़े खड़ा था। एक मामूली डिलीवरी बॉय अभिनव की ऐसी चमकी किस्मत कि वो रातों रात बन गया द माफिया किंग। लेकिन इस राज से था उसका पूरा परिवार अनजान। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसे छुपानी पड़ रही थी अपनी पहचान। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें ये कहानी मुफ्त में सुनने मिल रही है, तो ये मौका हाथ से न गवाएं। तुरंत नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और डाउनलोड करें पॉकेट FM। और तब तक इसके मजेदार अंश को सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। तुम कल रात कहाँ पर थे? दादाजी, मैं अपने दोस्त की पार्टी में था। रात को बहुत लेट हो गया तो मैं वहीं सो गया था। बेरोजगार तो हो ही, अब तुम्हारी अय्याशी भी शुरू हो गई। अभिनव एक मामूली सा डिलीवरी बॉय था, जिसकी शादी शहर के मशहूर और करोड़पति घराने की लड़की अनन्या से हुई थी। लेकिन इस शादी से सिंह खानदान में कोई खुश नहीं था। परिवार के मुखिया हरदेव सिंह ने मजबूरी में अभिनव की शादी अनन्या से करवाई थी, लेकिन वो भी अभिनव को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कान खोल के सुन ले गंवार, मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने से पहले घर की साफ सफाई करके रखना, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अभिनव को बड़े दिनों बाद आज घर में अकेले रहने का ये मौका मिला था और उसे ऐसी शांत फीलिंग बहुत पसंद थी। अभिनव ने अपने लिए मैगी बनाई और खाने के बाद घोड़े बेचकर सो गया। जब शाम को अनन्या घर आई, तब अभिनव के बिखरे हुए बाल और सिलवटे पड़े कपड़े देखकर तुरंत ही उसने अभिनव से पूछा, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन से घर में सो रहे हो? अरे नहीं, मैं तो दोपहर में आया। वैसे क्या तुम्हें आज तुम्हारे भाई का कॉल आया? पानी का गिलास लेकर अभिनव अनन्या की तरफ बढ़ा, जो सोफे पर बैठी थी। अनन्या ने कंफ्यूज्ड नजरों से अभिनव की ओर देखते हुए कहा, नहीं तो वो मुझे क्यों कॉल करेगा? ये सुनकर अभिनव अचानक से हिल गया और मन ही मन सोचने लगा। लगता है सनी सिंह अभी भी मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है। लेकिन अभिनव ने अपने इमोशंस बाहर नहीं निकाले और शांत रहते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। अपने भाई का नाम सुनकर अचानक से अनन्या को याद आया कि अब उसके भाई ने BR ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज के कोऑपरेशन का सारा मैटर चिराग के हाथ में दे दिया है। ये सोचकर अनन्या को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अब इसके बारे में और नहीं सोचना था। तुम कल रात कहाँ पर थे? अब अनन्या का ध्यान पूरी तरह से अभिनव पर था और जब उसे याद आया कि कल रात अभिनव घर नहीं लौटा, तो वो अंदर ही अंदर और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मुस्कुराते हुए अभिनव ने जवाब दिया, वो मैं मेरे दोस्त के घर था। बात करते करते बहुत लेट हो गया और फिर मैं वहीं सो गया। पुराना दोस्त? क्या वो मिस्टर अकरम है, होटल सफायर के ओनर? अनन्या अभिनव को घूरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपने फटीचर पति की दोस्ती शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और माफिया किंग अकरम से भी है। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। अनन्या चौंक गई जब उसने अभिनव के मुंह से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुना। कुछ सेकंड सोचने के बाद अनन्या सोफे पर लेट गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम मिस्टर अकरम को कैसे जानते हो, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि कल पूरी रात तुम उनके साथ बातें कर रहे थे, तो मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। ये बोलने के बाद अनन्या ने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन करते हुए बोली, ये बताओ कि मिस्टर अकरम किस तरह के इंसान हैं? वैसे क्या उनके पास इतना टाइम है कि तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक बात कर सके? तुम्हें लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी? अभिनव ने अपने दोनों कंधे ऊपर की ओर उठाए, लेकिन बोला कुछ नहीं। जाओ और मेरे लिए मैगी बनाओ, मैं डिनर करके नहीं आई हूँ। अभिनव मैगी को बोल में सर्व कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और हरदेव सिंह भी घर लौट आए। अभिनव को देखकर हरदेव सिंह ने हमेशा की तरह अजीब रिएक्शन दिया और सीधा अनन्या की तरफ बढ़े और सोफे पर जाकर बैठ गए। दादाजी, अब आपका मूड किसने खराब कर दिया? चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? और कौन हो सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं सीखा सिवाय बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करने के। ये बोलते हुए हरदेव की नजर सीधा किचन की तरफ गई और अनन्या को समझ आ गया कि जरूर अभिनव ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उसके दादाजी नाखुश हैं। दादाजी, आखिर बात क्या है? आप मुझे बताओ, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। गहरी सांस लेते हुए हरदेव ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा और थपथपाते हुए बोले, खटिया खड़ी करने जैसा कुछ नहीं है, बस मैं तो तुम दोनों को लेकर ही परेशान हूँ। बार बार तुम दोनों को IVF प्रोसेस फेल हो जाता है। मुझे लगता है कि अभिनव में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक तो ये अनाथ था, परिवार का अता पता नहीं, जरूर इसके जीन्स में कोई फॉल्ट है। मैं बस चाहता हूँ कि अभिनव अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवाए। ये बोलते हुए हरदेव का ध्यान किचन की तरफ गया और फिर वो अभिनव को सुनाई दे इस आवाज में बोले, मैं तो तुम दोनों का ही अच्छा चाहता हूँ।
ओह दादाजी, आप कितने स्वीट हो। लेकिन प्लीज क्या कुछ समय के लिए आप इस मैटर को साइड रख सकते हैं? मेरे सर पर वैसे ही काम का बहुत लोड है। अभी अभी मेरी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आई है। मुझे मेरी कंपनी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बच्चे पर। जब अनन्या को पता चला कि यहाँ बात उसके टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर हो रही है, तो उसने भी मैटर पर इतना ध्यान नहीं दिया और बात दबाने की कोशिश की। तुम चाहती हो कि मैं इस मैटर को साइड में रख दूं? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और 3 से 4 बार तुम्हारा आईवीएफ प्रोसेस फेल हुआ है। उसके बाद भी तुम जल्दी में नहीं हो। लोगों को जवाब मुझे देने पड़ते हैं, लोगों के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। उसका क्या? ऐसा है तो तुम ही लोगों को जवाब क्यों नहीं दे दिया करती? दादाजी प्लीज अब बस भी करो। इस टॉपिक पर मुझे अभी बात नहीं करनी है। जैसे ही अनन्या के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही अभिनव अपने हाथ में मैगी का बोल लेकर पहुंच गया। अभिनव ने मैगी को टेबल पर रखा। ये देखकर पहली बार अभिनव की तरफ से अनन्या को केयर फील हुई। हालांकि अभिनव तो ऐसा 2 साल से कर रहा था, पर अनन्या ने कभी अभिनव को ध्यान से देखा ही कहाँ था। आज देखा तो मैगी जैसी छोटी चीज भी उसे भा गई। अभिनव और अनन्या की आंखें टकराई और अनन्या ने धीमे से थैंक्स बोला। अभिनव को भी ये एहसास होने लगा था कि अनन्या के दिल में घर बनाने के सफर में वो एक कदम आगे बढ़ गया था। अनन्या इस पल में इतना खो गई थी कि उसने अपने दादाजी के डिससैटिस्फाइड लुक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और उसने अभिनव से कहा, अभी के लिए तुम्हें फिजिकल एग्जामिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। हम इस बारे में फिर कभी विचार करेंगे। जब हरदेव ने अपनी पोती के मुंह से ये सुना तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। तुरंत ही वो सोफे से उठा और शताब्दी की स्पीड से अपने कमरे में चला गया। अभिनव ने मुस्कुराते हुए अनन्या से कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। अभिनव अपनी खुशी पूरी तरह जाहिर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा दिन था। अनन्या ने अभिनव के लिए अपने दादाजी के सामने स्टैंड लिया, वो भी इतनी बड़ी बात पर। उसे मामला बनता दिख रहा था। मैगी खाने के बाद अनन्या ने बचे कुचे बर्तन धोए और बिस्तर पर आकर लेट गई। अभिनव, जिसका बिस्तर जमीन पर था, वो तुरंत ही मुड़ा और अपने शरीर को हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हुए बिस्तर पर सो रही अपनी खूबसूरत बीवी को देखने लगा। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद अभिनव ने कहा, अनन्या, अगर कल तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आता है और वो तुम्हें बीआर ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेशन की बात करता है, तो तुम डायरेक्टली हाँ मत कहना, थोड़ा समय लेना। उन्हें भी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए ना। अभिनव की बात सुनकर अनन्या चौंक उठी और अभिनव की तरफ मुड़ी। पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ अनन्या ने कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? सनी भैया ने अब सब कुछ चिराग को दे दिया है। बीआर ग्रुप के साथ अब सारा कॉर्पोरेशन वही हैंडल करेंगे। अब उन्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता है, बस फालतू की बातें करते रहते हो। बस ध्यान रखना, अगर बाय चांस उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़े तो एकदम से हाँ मत कहना। चलो अब सो जाओ। अपनी बात कहने के बाद अभिनव तुरंत मुस्कुराता हुआ सो गया। जैसे तैसे अनन्या ने अपने आप को संभाला और लाइट बंद करने के बाद वो भी सो गई। अगले दिन जब अनन्या अपने काम से घर से निकल गई तो उसके पीछे पीछे अभिनव भी अपनी कंपनी की तरफ निकल गया। अभिनव ने अपनी असली पहचान सबसे छुपा कर रखी थी। सिंह परिवार के लिए वो सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय और नकारा घर जमाई था, पर असल में वो अंडरवर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली कंपनी द माफिया किंग का नया बॉस बन चुका था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग उसे टाइगर के नाम से जानते थे। इस कंपनी की बुनियाद उसके पिता संजय ने रखी थी, लेकिन संजय की मौत के बाद कंपनी की जिम्मेवारी उनके वफादार साथी अकरम के कंधों पर आ गई। संजय के हत्याकांड के बाद अकरम ने अभिनव को 18 साल तक एक अनाथ आश्रम में रखा। वहाँ उसकी हर दिन सख्त फिजिकल ट्रेनिंग की गई और उसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार किया गया। जब अकरम को लगा कि अभिनव काबिल हो चुका है, तब उसने उसे माफिया किंग की गद्दी पर बैठाया, लेकिन अपनी असली पहचान सबसे छुपाने की एक शर्त भी रखी। अगर ये शर्त टूटी तो अभिनव को इस गद्दी से हाथ धोना पड़ सकता था। बॉस की जो पोजीशन है ना भाई साहब, वो बहुत ही ज्यादा आरामदायक है, खासकर जब आपके पास इतनी एफिशिएंट सेक्रेटरी हो जो खुद ही सब कुछ कर ले और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े। सुबह से लेकर शाम तक बस चाय का आनंद लो और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके निकल जाओ। अभी अभिनव यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई। आज नंदिता ने पिंक कलर का स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहना था। आज तो वो ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन इस बार नंदिता ने अभिनव को उसे ज्यादा समय तक देखने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बोली, टाइगर सिंह फैमिली ने बीआर ग्रुप कोलैबोरेशन की बात डिस्कस करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम चिराग है। नंदिता पर एक नजर डालने के बाद अभिनव का ध्यान पूरी तरह से अपनी चाय के कप पर था। अभिनव ने अपना चेहरा भी ऊपर नहीं उठाया और बोला, उसे जाने के लिए कह दो। ये सनी अपने आप को समझता क्या है?
जब मैंने बोल दिया कि कोलैबोरेशन सिर्फ अनन्या हैंडल करेगी, तो ये नए नए लोगों को क्यों भेज रहा है? शायद इसे मेरे तरीके से समझाना पड़ेगा। अभिनव ने मन ही मन सोचा और चाय का कप खाली कर दिया। चिराग भी बीआर ग्रुप के आलीशान ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर इंतजार कर रहा था, लेकिन जब नंदिता ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया तो चिराग के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था। फेलियर के न्यूज के साथ जब चिराग लौटा और जो भी हुआ उसे सनी के सामने बयान किया तो सनी का चेहरा गुस्से से झन्ना उठा। सनी पूरी तरह से हेल्पलेस था और अब उसके पास अनन्या को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरी ओर अनन्या अपने दादाजी के साथ शॉपिंग कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। अनन्या ने फोन जेब से निकाला और देखा कि कॉल सनी की तरफ से आ रहा था। अनन्या ने कॉल उठाते ही लाउड स्पीकर पर लगाया। हेलो भैया। अनन्या, आज तुम्हारे भाई को तुमसे हेल्प चाहिए, क्या तुम अपने भाई की हेल्प करोगी? हेल्प? भैया मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, बात ऐसी है कि जो हमारे और बीआर ग्रुप के बीच कॉपरेशन हुआ है, उसे लेकर मैंने ये तय किया है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम हैंडल करोगी। तुम्हें कल बीआर ग्रुप जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी नए आर्टिस्ट के साथ पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ये सुनकर कल रात जो कुछ भी अभिनव ने कहा वो अचानक से अनन्या के दिमाग में फ्लैश होने लगा और इसी के साथ अनन्या अपने दांत पीसने लगी। उसने फोन को लाउडस्पीकर से हटाया और बोली, सॉरी भैया, क्योंकि आपने ये मैटर चिराग को संभालने के लिए दिया था, तो मुझे लगता है कि अब जब ये मैटर हाफ वे डन है तो आपको अब उनकी जगह किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको चिराग को ही सारे प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। चलिए भैया, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? हरदेव के हिसाब से अनन्या ने हाथ आई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी थी। सनी ने तो सामने से ही कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अनन्या ने तो पल्ला ही झाड़ दिया। अपने फोन के साथ अनन्या स्टोर से बाहर निकल आई थी और हरदेव ने कुछ समय के लिए अनन्या को अकेले छोड़ दिया था। अनन्या ने इधर उधर देखा और मॉल में उसे जहाँ भी बैठने की जगह मिली वहाँ जाकर बैठ गई और अपने फोन में अभिनव के लिए एक मैसेज टाइप करने लगी। दूसरी तरफ अभिनव फोन पर अक्रम से बात कर रहा था। उन दोनों का प्लान था कि आज का लंच साथ में करते हैं। जैसे ही अभिनव ने कॉल रखा वैसे ही उसने देखा कि अनन्या ने उसे मैसेज किया है। मैसेज में लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले भैया का कॉल आया था। वो मुझे कह रहे थे कि बीआर ग्रुप के साथ अब मुझे ही कॉपरेशन करना होगा। मैंने उन्हें मना कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब अभिनव ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिल खुशी के मारे गार्डन हो गया था। अभिनव को अच्छा लगा कि उसकी बीवी ने उसकी बातें सुनना और मानना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें इंतजार करना चाहिए, परेशान मत हो। तुम्हारे भैया आज नहीं तो कल तुमसे फिर से कांटेक्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें तब तक अग्री नहीं करना है जब तक वो तुम्हारे फायदे की बात नहीं करते। उनकी कंडीशंस तभी मानना जब वो तुम्हें कुछ दे। इस मैसेज को भेजने के बाद अभिनव ने अपना फोन जेब में डाला और अपनी कंपनी से निकल गया। अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर अभिनव की सवारी सीधा होटल सफायर की तरफ बढ़ रही थी। जब अभिनव होटल सफायर पहुंचा तो होटल के ओनर अक्रम ने पहले से ही लंच का इंतजाम करके रखा था। पूरी टेबल खाने की डिशेस से भरी हुई थी। टाइगर, वेलकम, आओ इधर बैठो। अक्रम ने अभिनव को मेन चेयर पर बैठने के लिए कहा और खुद अभिनव के पास वाली चेयर पर बैठ गया। उसके बाद अक्रम ने जैसे ही एक ताली बजाई वैसे ही काले कपड़ों में एक आदमी उसके कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। अक्रम ने उस आदमी के हाथ से उस बॉक्स को लिया और अभिनव को देखने लगा और उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद अक्रम ने उस बॉक्स को अभिनव की तरफ बढ़ाया और बोला, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। इस अमानत को मैं पिछले 18 साल से अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो उसके हाथ में जाए जिसकी यह है। अकरम अंकल, मैं इस अमानत को नहीं ले सकता। यह चीज मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। तुम पहले भी कमजोर थे और अभी भी कमजोर नजर आ रहे हो, इसीलिए स्पेशली इस चीज को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। जैसे ही अक्रम के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही उसका फोन बजने लगा। फोन उठाने के बाद अक्रम के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। कॉल रखने के बाद अक्रम ने अभिनव से कहा, माफ करना टाइगर, मुझे लगता है कि आज का लंच तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम आ गया है और उसे सेटल करना है। इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना, इसे मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझो। मैं समझ गया, जल्दी जाइए और अपना काम खत्म कीजिए। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और एडवांस में थैंक यू। ठीक है टाइगर, जल्द ही साथ में लंच करते हैं। ये बोलते हुए अक्रम उस कमरे से निकल गया। अभिनव की नजर उस छोटे से बॉक्स पर ही अटकी हुई थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने उस बॉक्स को उठाया और अपनी जेब में डाल दिया। पता नहीं अकरम अंकल को अचानक से क्या काम आ गया। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा मैटर हो।
और अकरम अंकल उसे आसानी से सॉल्व कर ले। अपना लंच खत्म करने के बाद अभिनव अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला, वैसे ही उसमें एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर अभिनव का दिमाग हिल गया था। उसकी स्मेल उसे काफी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स में एक कैप्सूल थी। उसे देखकर अभिनव के मन में कई तरह के सवाल नाचने लगे थे। क्या है ये? क्या ये कोई दवाई है? क्या इसे खाने के बाद शरीर में ताकत आ जाएगी? लेकिन ये तो किसी जड़ी बूटी वाली पिल की तरह दिख रहा है, जैसे टीवी में दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने अकरम अंकल को उल्लू बनाया हो? अभिनव ने तय किया कि वो उस दवाई को लेगा। उसने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा, उसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कैप्सूल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे उतर गई। वो एकाएक चौंक गया। उसे डर भी लग रहा था और साथ ही अब रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने ये पिल क्यों ली। हालांकि अकरम उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी अभिनव को लग रहा था कि उस पिल में कुछ तो गड़बड़ है। बिना सोचे समझे उसने ये पिल ले तो ली, लेकिन कहीं अब अभिनव मर तो नहीं जाएगा। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे उल्टी करके उस पिल को बाहर निकाल देना चाहिए कि तभी अचानक उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते अभिनव बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो लगभग रात हो गई थी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? अभिनव ने आंख खोली ही थी कि तभी अचानक से उसे तेज बदबू आने लगी। इस समय उसका शरीर एक अजीब पीली चिपकू लिक्विड से भरा हुआ था। उसके कपड़े पूरे गीले हो गए थे और उनमें से बदबू आ रही थी। वो काफी डिस्गस्टिंग लग रहा था। ओह गॉड, ये क्या है? अभिनव के पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। वो शावर लेने के लिए बाथरूम चला गया। अपने शरीर को अच्छे से साफ करने में उसे करीब 1 घंटा लगा। नए कपड़े पहनकर वो बाथरूम से बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने घर की सफाई की। बेहोश होने के बाद जिस जगह पर वो गिरा था, उस जगह पर येलोइश कलर का लिक्विड जम गया था। वहाँ से और भी ज्यादा बदबू आ रही थी और उसे साफ करने में अभिनव को और आधा घंटा लगा। किसी ने अकरम अंकल को बेवकूफ बनाया है। ताकत वाकत छोड़ो, इस दवाई ने तो मुझे और दर्द दिया है। ऊपर से साली ये बदबू। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस दवाई के और कितने साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे ही कमरे की सफाई हुई, वैसे ही अनन्या और हरदेव घर आ गए। अभिनव, क्या तुमने खाना बनाया? वो दरअसल मुझे कुछ काम था, इसीलिए खाना नहीं बना पाया। क्यों ना हम बाहर खाना खाने चले? पहले तो ऐसे बहाने कभी सुनने को नहीं मिलते थे। रोज घर पे रहते हो, काम कुछ है नहीं करने को। लेकिन आजकल साहबजादे कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहने लगे हैं। ये बोलते हुए हरदेव ने अभिनव को देखा और उसके चेहरे पर फेक स्माइल आई। अनन्या को भी अभिनव की बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ दिनों से अभिनव का बदला रूप देखकर अनन्या अभिनव के ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। इसीलिए अनन्या ने कहा, कोइंसिडेंटली मैं भी कुछ दिनों से सोच ही रही थी कि हमें बाहर खाना खाने चलना चाहिए। तो फिर ठीक है, थोड़ी देर बाद हम सब डिनर करने बाहर जा रहे हैं। अनन्या की इस हरकत से अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसकी मदद कर रही है। अभिनव का दिल गार्डन हो गया। उसने अनन्या का सारा सामान उठाया और उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चलता बना। अभिनव, ये सब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है ना? तुम हमेशा खाना बनाते हो, लेकिन आजकल क्या हो गया है? आलस मत किया करो, वरना खाना नहीं बना पाओगे। और रोज रोज एक्सक्यूजेस देना बंद करो। ठीक है। फिर अनन्या एक नया टॉपिक छेड़ते हुए बोली, परसों सनी भैया का बर्थडे है। याद रखना, तुम्हें अगले 2 दिन के अंदर उनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना है। सस्ता सामान नहीं देना है, इसलिए खरीदने से पहले 1000 बार सोचना, वरना हमेशा की तरह इस बार भी मुझे एम्बैरेस होना पड़ेगा। रंगरेज रेस्टोरेंट, सनी सिंह के जन्मदिन वाला दिन। अभिनव, अनन्या, हरदेव सभी वेन्यू पर अलग अलग पहुंचने वाले थे, क्योंकि सभी को सनी के लिए तोहफे लेने थे। अनन्या और हरदेव तो समय पर पहुंच गए, लेकिन अभिनव अभी तक नहीं आया था और अनन्या उसी का इंतजार कर रही थी। अभिनव ने अनन्या से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो जो भी गिफ्ट देगा वो सबसे हटके होगा, लेकिन उसके बाद भी अनन्या के दिल में एक खलबली मची हुई थी। जब अनन्या ने देखा कि अभिनव एक ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहाँ पहुँच गया है, तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। अभिनव यार, कम से कम इस बॉक्स को गिफ्ट रैप करवाते। अरे ये बॉक्स मुझे उन्हें ऐसे ही देना है और मुझे गिफ्ट रैप करवाने का टाइम ही नहीं था। और छोड़िए ना, वैसे भी बॉक्स मैटर नहीं करता है, इस बॉक्स के अंदर का सामान मैटर करता है। जब सभी भैया को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से अपना गिफ्ट बाकी लोगों के गिफ्ट के साथ रख देना। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम बोलो। सनी सिंह का वफादार दोस्त चिराग ये सब देख रहा था और अभिनव को जलील करने के लिए ये सुनहरा मौका हाथ से ना चले जाए, इसीलिए वो अभिनव के पास आकर खड़े हो गया और कहने लगा, अरे ये फटीचर भी यहाँ आ गया। चिराग, अभिनव मेरा पति है, खबरदार अगर तुमने उसे नीचा दिखाया तो।
अनन्या, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। अब इसकी शादी तुम जैसी एक करोड़पति लड़की से हुई है। आखिर कब ये भिखारियों जैसा रहना बंद करेगा? तुम तुम्हारे काम से काम रखो, मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। अचानक से चिराग भड़क उठा और अभिनव को उंगली दिखाते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत! तुम अपने आप को समझते क्या हो? साले मामूली सा डिलीवरी बॉय था, अनन्या से शादी हुई तो उड़ने लगा, भिखारी कहीं का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हूँ, लेकिन तुझसे तो बेटर ही हूँ, जिसे बीआर ग्रुप ने कचरा समझकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। साले कमीने! ये बोलते हुए चिराग अभिनव की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इस सीन को देखकर सिंह खानदान के कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था। चिराग की बॉडी बहुत ही मस्कुलर थी। शहर के बड़े बड़े गुंडों के साथ में भी उसका अच्छा खासा उठना बैठना था। अभिनव तो उसके सामने उड़न खटोला है। एक पंच में पता नहीं कहां से कहां जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसने चिराग से पंगा ले लिया था। और ये देखकर सिंह खानदान के लोग फुसफुसाने लगे थे। हो गया कल्याण, आज की रात अभिनव के लिए अच्छी नहीं जाने वाली है। ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। उसे खुद को नहीं पता कि वो कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हुई चिराग से बदतमीजी करने की। सिंह खानदान के लोग धीमी आवाज में ये सारा डिस्कशन तो कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी चिराग को रोकने का इनिशिएटिव नहीं लिया था। सभी अभिनव को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी कोई चेंजेस नहीं आए थे। उसके चेहरे पर डर दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही चिराग ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ अभिनव की ओर बढ़ाया, वैसे ही अभिनव ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और कड़क अंदाज में बोला, क्या तू अभी भी मुझे मारना चाहता है? कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जैसे ही चिराग के मुंह से शोले फिल्म का ये पुराना डायलॉग बाहर आया, वैसे ही अभिनव ने उसकी रिस्ट को हल्का सा ट्विस्ट किया। सभी के कानों में सबसे पहले एक क्रिस्प साउंड सुनाई दी। उसके बाद चिराग के मुंह से आवाज निकली, मानो अभिनव ने मुर्गे को हलाल कर दिया हो। मुझसे बहुत नफरत है ना? मुझसे घिन आती है। जब मेरा हाथ लगेगा ना, तब बदबू आएगी। ये बोलते हुए अभिनव ने चिराग की छाती पर एक जोरदार मुक्का जड़ा और अभिनव हवा में उड़ते हुए कुछ मीटर दूर जा गिरा। ये देखकर अभिनव खुद चौंक गया था। इतनी ताकत अचानक उसमें कैसे आई? क्या ये अकरम से मिली कैप्सूल का काम था? What the? ये अभी क्या हुआ? इसके जैसा यूजलेस इंसान ये सब कैसे कर सकता है? इस पतलू में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इसका डर कहाँ गया? दूसरी तरफ चिराग दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर पड़ा था। उसी समय अनन्या के दादाजी हरदेव अभिनव की ओर बढ़े और उन्होंने अभिनव के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अचानक हुए इस हमले से अभिनव संभल नहीं पाया और लड़खड़ाते हुए उसने 2 कदम पीछे की तरफ रखे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज सनी का जन्मदिन है, खुशी वाला दिन है, और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम आज के दिन यहाँ तमाशा खड़ा कर रहे हो। अभिनव भी हरदेव को गुस्से से घूरे जा रहा था। दूसरी ओर बहुत सारे लोगों की मदद से चिराग धीरे से जमीन से उठा और बोला, अगर मैंने तुझे जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी चिराग ओबरॉय नहीं। ये बोलते हुए चिराग ने अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। जहाँ सभी लोग अभिनव को देख रहे थे, वहीं अभिनव अपनी जगह पर खड़ा रहकर हरदेव को देख रहा था। जब हरदेव ने नोटिस किया कि अभिनव लगातार उसे ही देख रहा है, तो उसे बहुत डर लगने लगा था। अनन्या और मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। आपको मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं दिए। आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है। इस थप्पड़ को मैं हमेशा याद रखूंगा। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला, वो जा रहा है, लेकिन इस बार सुनकर नहीं, काट कर जा रहा है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस तुम्हारे परिवार में आऊं, तो सनी सिंह को मेरे सामने गिरकर माफी मांगनी होगी, अपनी नाक रगड़नी होगी। अनन्या की नजरें अभिनव पर ही टिकी हुई थी। अभिनव के ऐसे बर्ताव को देखकर उसने महसूस किया कि वो पूरी तरह से बदल गया है, बिल्कुल एक अजनबी की तरह। दूसरी तरफ अभिनव की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अभिनव जैसा कचरा अपने मुंह से ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेगा। रोको उसे जाने मत दो। जब चिराग ने देखा कि किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी है, तो जैसे तैसे वो अभिनव की तरफ भागा और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने क्या कहा? जैसे ही चिराग ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के सामने ब्लैक कलर की 10 स्कॉर्पियोज आकर रुकी। चूंकि आज की ये पार्टी ओपन बैंक्वेट में हो रही थी, इसीलिए सभी इस फिल्मी नजारे को आसानी से अपनी आंखों में कैद कर सकते थे। देखते ही देखते 30 से भी ज्यादा लोग उन गाड़ियों से बाहर आए, जिनके हाथों में स्टिक्स और चाकू थे। दिग्पाल भाई, फाइनली आप आ गए। उस आदमी ने अपना सर हिलाया और चाकू को हवा में लहराते हुए बोला, बोल चिराग, क्या मसला है? कौन सी गंदगी साफ करनी है?
दिग्पाल भाई, यही है वो कचरा। चिराग ने तुरंत ही अभिनव की ओर पॉइंट करते हुए कहा, तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो मेरा दोस्त है? एक कुत्ता जिसे पूरे दिन भौंकना आता है, क्या उसे सबक सिखाना जरूरी नहीं है? बच्चे जवान हो, खून गर्म है, समझ आता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग आपसे किस तरह बात करते हैं, लेकिन अगर आपने मुझसे इस तरह बात की तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। अभिनव की नजर एक बार भी उस चाकू पर नहीं गई थी जो दिग्पाल भाई ने उसके कंधे पर टिका रखा था। यार लड़के, तू कसम से बहुत एरोगेंट है। तेरे जैसे छोटे इंसान के सामने अब क्या मैं एरोगेंट भी नहीं हो सकता हूँ? अभिनव के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई शिकन। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई भूत आ गया था। दिग्पाल भाई अभिनव को घूरने लगे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन दिग्पाल भाई को अभिनव को जाना पहचाना सा लग रहा था। लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभिनव को पहले कहाँ देखा है। तूने अब भी मुझे नहीं पहचाना दिग्पाल? याद कर, ठीक से याद कर। दिग्पाल भाई की बेइज्जती होता देख उनके शागिर्द अभिनव पर एक साथ टूट पड़े। इस हाथापाई में अभिनव की उंगली से एक रिंग नीचे गिर गई और लुढ़क कर दिग्पाल भाई के कदमों पर आकर रुकी। उस रिंग को जब दिग्पाल भाई ने उठाया तब उन्हें लगा जैसे उन्होंने अंगारों पर पाँव रख दिया हो। वो तुरंत अभिनव के पैरों में गिर गए और कहने लगे, टाइगर, मुझे माफ कर दो टाइगर, मुझसे भूल हो गई टाइगर। क्या अब अभिनव का राज सबके सामने आने वाला है? क्या अब उसे अपनी असली पहचान सबको बतानी पड़ेगी? क्या अभिनव दिग्पाल को माफ कर देगा? क्या होगा जब चिराग को अभिनव की असलियत पता चलेगी? आखिर बीआर ग्रुप से अभिनव का क्या ताल्लुक है? क्या अकरम की दी हुई पिल का कोई साइड इफेक्ट होगा? इन सभी राजों पर से आप बस एक क्लिक की दूरी पर हैं, तो तुरंत नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और डाउनलोड करें पॉकेट FM और मुफ्त में सुनिए ये ब्लॉकबस्टर कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर ओनली ऑन पॉकेट FM।